हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग विश्व इतिहास को पूरी तरह से रिवीजन करेंगे लोग। और ये क्लास जो है सिर्फ रिवीजन क्लास है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके पहले मैंने आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास जो कि महेश कुमार बर्णवाल से है, इसको मैंने रिवीजन करा दिया हूँ। लगभग 2.5 घंटे की क्लास होगा, उसको आप वहाँ से देख कर रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस सारी चीज़ों को पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कई बार पढ़ाया हूँ, फुल क्लास को बहुत डिटेल वे में। यहाँ पर सिर्फ स्पेशली उन्हीं के लिए क्लास चल रहा है जिनका एग्जाम जो है हाल ही फिलहाल में होने वाला है। चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में विश्व इतिहास आता है तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और जिनको डिटेल वे में पढ़ना है, पहले का वीडियो देख सकते हैं। और जस्ट एक हफ्ते बाद जो है फिर से नया बैच लॉन्च होगा और उसमें बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा अगले एग्जाम के लिए। अभी फिलहाल में आप लोग इसको डिटेल वे में देखिए जिनका एग्जाम है। शुरू करते हैं। ये विश्व इतिहास का पहला नंबर टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो रेनेसा का एक शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। रेनेसा जो शब्द है ये यूनान और रोम की सभ्यताओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है पुनर्जागरण। नीचे आएंगे तो क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी, तो याद रखिएगा इटली से हुआ था। कभी कभी पूछता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है किस महादेश से हुआ, तो यूरोप महादेश से हुआ था, इटली से हुआ था और इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। आगे जी यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ये चर्च का नाम लिखा है मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और नेपल्स। ये जो है चर्च और चर्च जो राज्य है इसमें से फ्लोरेंस शहर से हुए सबसे पहले जो है आपका पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ मानवतावाद लिखा है। मानवतावाद मतलब होता है कि किसी भी धर्म को धार्मिक रूपों से किसी को मतलब कि धार्मिक नीति नहीं थोपना। जैसे लोग बोलता है ना कि मानवता ही धर्म है, इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों को छोड़ छाड़ के आप सिर्फ इंसानियत पर ध्यान दीजिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू दे, एक इंसान दूसरे इंसान का ना उसकी सम्मान करे, यही एक सबसे बड़ा धर्म है। आगे जी यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 15वीं सदी में इटालवी मानवतावादी पिको डेल्ला मरांडोला ने अपने लेखन में पुनर्जागरण के इस विश्वास को व्यक्त किया कि एक महान चमत्कार है। तो याद रखिएगा उन्होंने लिखा कि मनुष्य से अद्भुत कुछ भी नहीं है। तो किसने कहा था? याद रखिए पिको डेल्ला मरांत डोला ने। तब पिको डेल्ला मरांत डोला ने ये क्या बोले थे कि मनुष्य से अद्भुत कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखिएगा। आगे जी यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ कि पुनर्जागरण के काल में सभी कला रूपों से सबसे ज़्यादा विकास चित्रकला का हुआ था। तो सबसे ज़्यादा विकास किस में हुआ था? पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण में किस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ? तो याद रखिएगा चित्रकला का विकास जो है सबसे ज़्यादा हुआ था। आ गया जी। अब यहाँ पर कुछ चित्रकला की कृतियाँ दी गई है, जैसे कि आप सभी बहुत सारे लोग जानते होंगे लियोनार्डो दा विंची की जो फोटो है, ये मोनालिसा का जो फोटो इन्होंने बनाया है। तो ये किसने बनाया था? मोनालिसा की फ़ोटो या उनकी जो पिक्चर जो है वो किसने बनाया था? तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है। कौन सी कृति? तो मोनालिसा की कृति है, द लास्ट सफ़र है। ठीक है, आप लास्ट सफ़र के बहुत सारे लोग कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये मोनालिसा का फोटो तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल वगैरह में देखे होंगे। किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे माइकल एंजेला का देखेंगे तो ये भी मूर्तिकार और चित्रकार थे। इसमें आप लोग जो है ये डेविड की, पिएता की, सिस्टीन की, चापेल का चित्र जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे। फेमस जो है इसमें से देखेंगे तो ये है ना, क्योंकि इनका जो है बना हुआ था क्या था? फ्लोरेंस स्थित बैप्टिस्ट्री के लिए दो कांस्य दरवाजे जो है, इन दरवाजों को स्वर्ग का दरवाज़ा कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ग का दरवाज़ा कहा गया था। किसने बनाया था? तो याद रखिएगा लोरेंजो घिवर्टी ने बनाया था इसको। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे प्रथम नग्न मूर्ति जो है, यानी प्रथम नग्न मूर्ति जो है 13 फुट की मूर्ति, ये इससे मूर्तिकार थे। किसने बनाया था? तो डोनेटेले ने बनाया था, एक मूर्ति बनाया था और काफ़ी उस समय की पहली नग्न मूर्ति थी। आ गया जी। यहाँ देखेंगे तो इटली के 3 कलाकार जिसमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये इटली के थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लियोनार्डो दा विंची यानी मोनालिसा की चित्रकारी बनाने वाले लियोनार्डो विंची कहाँ के थे? तो याद रखिएगा इटली के थे। उनके साथ साथ माइकल एंजेला और राफेल भी ये भी थे। जो लियोनार्डो विंची जो थे ये इन्होंने हवाई जहाज़ का मॉडल भी बनाया था। याद रखिएगा ये हवाई जहाज़ का मॉडल भी इन्होंने तैयार किया था। आगे आएंगे तो द लास्ट सफ़र भी इन्होंने बनाया था और मोनालिसा का भी चित्रकारी किया था। द लास्ट सफ़र का फोटो आप लोग शायद एनसीईआरटी में मैंने आप लोग को दिखाया था। यहाँ पर टेबल ऐसे लगा हुआ था, इसे बहुत सारे लोग खड़े थे और ये पूरा फोटो बना हुआ था। ये ज़बरदस्त तरीके का फोटो बना हुआ था, उसको द लास्ट सफ़र कहा गया था उस फोटो को। आगे जी यहाँ देखेंगे तो माइकल एंजेला द्वारा क्या किया गया? तो वेटिकन रोम में सिस्टीन गिरजाघर की छत पर जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो फोटो बनाया गया है, वो माइकल एंजेला द्वारा बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे द लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ मैन यानी कि मानव के पतन, ये सारी जो रचनाएं जो है ये माइकल एंजेलो द्वारा किया गया।
राफेल द्वारा देखा जाएगा तो राफेल की जो चित्रकारी थी देखेंगे तो वो उन्होंने यीशु मसीह और मरियम का चित्र बनाया था, यानी कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह के और मरियम का चित्र जो है राफेल द्वारा बनाया गया था। आ गया जी, ये भी काफ़ी प्रचलित हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो और भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे देखेंगे तो मैकियावेली जो है इनका राजनीतिक लेखक थे और इनकी कृति जो है द प्रिंस, ये क्या लिखे है तो द प्रिंस लिखे। दांते एक कवि थे, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दांते जो है कवि थे और इनकी जो कृति है इनकी नाम है डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन पूछा हुआ था डिवाइन कॉमेडी जो किसकी कृति है तो याद रखिएगा दांते की कृति है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो बेकासियो जो है ये इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे कहते हैं तो बेकासियो को बोला जाता है। उसके बाद से जियोफेरी चासर जो है ये कवि थे, अंग्रेजी गद्य के जनक इनको माना जाता है। उसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर जो है ये काफ़ी फेमस नाम है, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जूलियस सीजर और मैकबेथ और हैमलेट जैसी कृति की रचना जो है ये विलियम शेक्सपियर ने किया था। ये कवि थे, नाटककार थे। आगे आएंगे तो मॉन्टेग्यू देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू ये निबंधकार थे और मतलब ऐसे वगैरह ये इनकी रचना थी। और ये क्या चीज़ की रचना करते थे, निबंध का, ऐसे का। उसके बाद देखेंगे आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ यूरोप की आधुनिक भाषा के लिए लिखी गई पहली महत्वपूर्ण कृति दांते की डिवाइन कॉमेडी थी। तो ये यूरोप की आधुनिक भाषा में लिखी गई पहली जो है कृति है। कौन सी कृति है? डिवाइन कॉमेडी। किसने लिखा था? दांते द्वारा लिखा गया था। आ गया जी, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है पेट्रार्क को मानवतावाद का संस्थापक मानते हैं। यानी पेट्रार्क को क्या माना जाता है? पेट्रार्क को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। आगे आएंगे तो फ्लोरेंस के इतिहासकार मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक राजनीति दर्शन का पिता किसे कहते हैं तो याद रखिएगा मैकियावेली को। उनकी कृति क्या है? द प्रिंस है, उनका बुक का नाम द प्रिंस है, ठीक है। जैसे कैसे ये चाणक्य का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें सब चीज़ राजनीति के बारे में लिखी गई थी, उसी तरह ये द प्रिंस है किताब मैकियावेली की। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है पेट्रागुअल और गरततुआ जो है ये दो ग्रंथ हैं, यानी इनके दो प्रमुख ग्रंथ के नाम जो है पेट्रागुअल और गरतागुआ। किनका ग्रंथ है तो याद रखिएगा ये रेबेल का है। रेबेल यहाँ देख सकते हैं, फ्रांस के लेखक रेबेल के जो दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ याद रखिएगा? पेट्रागुअल और गरगातुआ ये मध्ययुगीन आकांक्षियों के दो दैत्य के नाम है। ये जो देखेंगे पेट्रागुअल और गरतागुआ ये दो दैत्य का नाम है, उसी के नाम पर ये कृति लिखी गई है। मुद्रण कला का आविष्कार देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो ये गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, गुटेनबर्ग द्वारा। और उससे पहले देखा जाए तो चाइना में हुआ था। पहली मुद्रित जो पुस्तक थी वो गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल की छपाई की गई थी, 1456 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आगे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि पेडेंस वासी विद्वान कोपरनिकस जो अनेक वर्षों तक इटली में रहा प्रतिपादित किया था। क्या चीज़ प्रतिपादित किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती और सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि कोपरनिकस नहीं बताया था कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर चक्कर लगाती रहती है, यानी घूर्णन करती रहती है और घूर्णन और परिक्रमण के बारे में कोपरनिकस ने ही बताया था। कहाँ कहते थे याद रखिएगा? पोलैंड वासी थे, लेकिन इटली में कई वर्षों तक रह रहे थे। कोपरनिकस का एक ग्रंथ है खगोलीय पिंडों के भ्रमण का विचार, 1453 में इसको प्रकाशित किया गया। तो कोपरनिकस के ग्रंथ क्या नाम है? खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण, ठीक है। खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण पर एक उन्होंने अपनी ग्रंथ लिखी, किताब लिखी, जिसको 1543 में प्रकाशित किया गया था। जर्मन के वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से स्पष्ट किया कि ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं किसने कहा था? तो याद रखिए केपलर महोदय ने। जर्मनी के जो केपलर है इन्होंने सूर्य की परिक्रमा करता है, ये इसके बारे में बताया था। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है केपलर के बारे में कि ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया था, सीधे यही क्वेश्चन दे देता है, तो केपलर ने बताया था। आइजैक न्यूटन से देखेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद देखेंगे तो वेसुलियस ने अपना सचित्र ग्रंथ, वेसुलियस की कौन सी ग्रंथ थी? तो द ह्यूमनी कार्पोरिस फॉरबिया, ठीक है। तो ये किताब याद रखिए किसका है? तो वेसुलियस का है। उसको वेसुलियस को आधुनिक मानव शरीर का पिता भी स्वीकार किया गया है। यानी आधुनिक मानव शरीर का पिता किसे कहा जाता है? तो वेसुलियस को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे तो सर्मेंटिनीज जो है एक ग्रंथ प्रकाशित करके उनके रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो सर्मेंटीज जो है ये सर्मेंटीज ने दिया था।
रक्त परिसरण की सतत प्रक्रिया जो है ये विलियम हार्वे ने दिया था। यानी कि जो सतत प्रक्रिया जो है इसके बारे में किसने बताया था? तो विलियम हार्वे, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, 1610 ईस्वी में इन्होंने बताया था। आ गया जी, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक दिए गए हैं जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि निकोलस कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी की घूर्णन करती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। केपलर जो है ग्रहों की गति के बारे में बताए थे, और गैलीलियो जो है दूरबीन के आविष्कार किए, ठीक है। उसके अलावा आइजैक न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए। विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण का विस्तार से वर्णन किया गया। एडमंड हिलेरी जो है ये धूमकेतु के बारे में बताया था। याद रखिएगा, वो धूमकेतु हेली नामक धूमकेतु के बारे में हिलेरी ने बताया था। इन्होंने बोला था कि 76 वर्षों के बाद ये धूमकेतु आता है। हर 76 वर्ष के बाद 2062 में फिर से पुनः जो है ये हेली नामक धूमकेतु जो है देखने के लिए मिल सकता है। आगे जी, धर्म सुधार आंदोलन में आएंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जनसाधारण के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे: नाम संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार और युगारिष्ट अर्थात यानी परम प्रसाद संस्कार। 3 प्रकार के संस्कार थे। आगे जी, और अपने भारत में देखेंगे तो 16 संस्कार हैं, ठीक है। यहाँ जी कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी, यानी कैथोलिक चर्च की जो भाषा थी वो लैटिन थी, ठीक है, जिसे आम जनता समझ नहीं पाते थे। लैटिन, हिब्रू, ग्रीक भाषाओं को पवित्र माना जाता था। उसके बाद आएंगे तो वाइक्लिफ बाइबल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक थे, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ये समर्थक थे। कौन? वाइक्लिफ। कौन थे? वाइक्लिफ, ठीक है। 1401 ईस्वी में जो है इनको धर्म विरोधियों को जलाने के औचित्य के बारे में एक कानून बनाया। वाइक्लिफ का जब देहांत हुआ तो इनको ही क्या किया गया? इनको कब्र में से निकाल कर और जला दिया गया। इनके जो समर्थक थे या इनके चेला जो शिष्य थे उन्होंने भी आवाज़ उठाया, जिनका नाम था देखेंगे तो ये जॉन हुस जो कि चेकोस्लोवाकिया के थे। जॉन हुस, इनको भी खूंटे से बांधकर जला दिया गया। उसके बाद भारी विद्रोह हुआ, फलस्वरूप जो है वहाँ पर गणतंत्र जो है लागू करना पड़ा। मार्टिन लूथर किंग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन देता है कि मार्टिन लूथर देखेंगे तो ये मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस यानी 95 प्रतिपादनों को इन्होंने चैलेंज किया था कि कोई भी लोग इसके बारे में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ईसाई क्या करते थे, जो भी उनके ग्रंथों में लिखा गया था, एक तो वो उनकी भाषा अलग थी जो आम आदमी पढ़ नहीं सकते था, दूसरी कि वो जो चीज़ कहते थे उनको मारना पड़ता था आम आदमी को, क्योंकि उनको कुछ भी इसके बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं थी और वो स्पष्ट जानकारी देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जो मार्टिन लूथर जो थे वो ये चीज़ को चैलेंज किए कि मैं हर तरह की चीज़ों को बताने के लिए तैयार हूँ, लोग जो भी चाहे पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। वही 95 प्रतिपादन या 95 थीसिस भी कहा जाता है इसी को। मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि ये चैलेंज दिए थे, बाकी धर्म के लोग जो है नहीं चाहते थे ऐसा करने के लिए, तो इनको निष्कासित कर दिया गया। आ गया जी, स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का सुधार का नेतृत्व जिंगली और जॉन कैल्विन को था। तो ये स्विट्जरलैंड में धर्म को सुधार कर रहे थे। इंग्लैंड तथा अमेरिका में प्यूरिटन थे, और स्कॉटलैंड में पेस्बिटेरियन, और फ्रांस में ह्यूगेट नाट कहलाए थे, जो कि जो ये जिंकलिंग और जॉन कैल्विन के यानी जॉन कैल्विन के विचारों से जो प्रेरित थे वो सारे लोग इंग्लैंड वगैरह में प्यूरिटन कहलाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि प्रोटेस्टेंट बने लोग को कैथोलिक पथ में वापस लाने और नए धर्मों को उसके दीक्षित करने के उद्देश्य से एक नए समाज जेसुइट संघ की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे इनसियस लोयला। अब मान के चलिए इसे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म देख रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या है ये। तो एक्चुअली भी याद रखिएगा, जो जैसे कि भारत में चाहे पूरे देश में देखेंगे तो मुसलमान जो है 2 ग्रुप में बटे हुए, शिया और सुन्नी। और भी है, शिया सुन्नी मोस्टली ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वहाबी है, बरेलवी है, देवबंदी है, वहाबी देवबंदी बरेलवी, बहुत सारी चीज़ें धर्म बटा है। उसी तरह हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग अलग अलग शिव मत है, विष्णु मत है, ठीक है। तो ये अलग अलग अपने अपने हिसाब से बटे हुए। उसी तरह ईसाइयों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन, बहुत सारे अलग अलग मतावलंबी थे। मतावलंबी मतलब होता है कि उनकी अलग तरीका होती है अपनी भगवान को पूजने का या ऊपर वाले का प्रार्थना करने का, ठीक है। तो वो चीज़ें उस तरह यूरोप में भी था, यूरोप में ज़्यादा था। यूरोप में एक्चुअली में क्या था कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा उनके बीच में भेदभाव था। आगे जी, नए देशों की खोज और व्यापार वगैरह देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारत की रास्ते की खोज करने के लिए सारी दुनिया बेचैन थी। एक्चुअली भारत के बारे में काफ़ी इन्होंने सुना था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है। इसी क्रम में वास्को डी गामा भी भारत पहुँचता है।
वास्को डी गामा कैसे पहुंच गया? कई बार बताया है कि जो ये केप ऑफ गुड होप की जो रास्ते यानी कि जो ये रास्ता यहाँ पर पहुंच गया था बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1488 में ही आ चुका था, यूरोप से यहाँ पहुंच चुका था और यहाँ था अपना प्यारा सा भारत। यहाँ से यहाँ आने के लिए थोड़ी सी बस से मशक्क़त करनी थी कि कोई यहाँ डायरेक्शन दे दे। डायरेक्शन देने का काम किया था अब्दुल मजीद, जो भारत में लेके आ गया किसको? वास्को डी गामा को। भारत से जब आया तो भारत से उसने काली मिर्च लिया राजा जमोरिन से, और ले जाकर जब उसने बेचा तो याद रखिए कि वो 26 गुना उसको फ़ायदा हुआ था। 26 गुना यानी कि उसकी जो कीमत थी यहाँ की, यानी देखेंगे तो लिखा है काली मिर्च की जो कीमत थी 26 गुना ज़्यादा वेनिस में थी। यानी कि जो यहाँ से वो लेके गया था वो काली मिर्च वहाँ पर 26 गुना ज़्यादा बिचा रहा था उसमें, ठीक है। मतलब सीधा सीधा उसने 1 रुपये का और यहाँ से काली मिर्च खरीदा था तो उसी के देश में वही उतना ही काली मिर्च जो है वहाँ 26 रुपये में बिचा रहा था या बिक रहा था, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। ओवरऑल सारी सामान जब बेचा तो इसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। एस्ट्रोलोब, यहाँ जो वर्ड लिखा है एस्ट्रोलोब क्या होता है तो याद रखिएगा एस्ट्रोलोब मतलब होता है एक अक्षांश जानने वाला उपकरण है और उसी को एस्ट्रोलोब कहा जाता है, जो कि 9th क्लास में आप NCERT या SCERT जो भी पढ़े होंगे, मैंने उसको पूरे डिटेल में पढ़ाया तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। आ गया जी। अब यहाँ देखेंगे तो पुर्तगाली शासक हेनरी नेविगेटर, आप लोग पढ़े होंगे कि पुर्तगाल का जो शासक था हेनरी नेविगेटर और इसाबेल जो महारानी थी, ऑस्ट्रिया की महारानी इसाबेल और हेनरी दो नेविगेटर, ये दोनों जो थे वो काफ़ी भौगोलिक खोजों के बारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बार्थोलोम्यू डियाज को भी बताया कि उत्तर महासांतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, उस रास्ते तक पहुंच जाता है। उसके बाद 1497 में कोलंबस जो है भारत की तरफ वास्को डी गामा भारत में आता है। कोलंबस जो है एक्चुअली में वो अमेरिका पहुंचता और अमेरिका के सबसे पहले कैरेनी द्वीप पर पहुंचना और सबसे पहले वहीं पर उसने याद रखिएगा पहुंचा था। यहाँ लिखा है कि कैरेनी पहुंचने के बाद वो पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ने लगा कैरेनी द्वीप से, और कोलंबस अमेरिका की धरती पर पहला कदम कैरेनी पर नहीं, याद रखिएगा वहामा समूह पर रखा था। यानी कि सबसे पहले अमेरिका के किस जगह पर जो है कोलंबस पहुंचा था तो वहामा द्वीप पर पहुंचा था, ठीक है। कुछ दिन बाद उसने क्यूबा और हैती नामक जगहों पर भी घूमा। उसने वहाँ के निवासियों को, मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा था। बाद में इसकी खोज को पूरा किया था कौन? तो अमेरिगो वेस्पुची, जो कि एक इटालियन नाविक था, ठीक है। तो इटालियन नाविक ने क्या किया कि इसकी खोज को पूरा किया। खोज को पूरा कैसे किया? मतलब क्या है, वो पहुंच गया, फिर से वापस पुनः पहुंचा कहाँ पे? वो पुनः पहुंच गया अमेरिका में। अमेरिका में जाकर उन सारी जगहों को फिर से पुनः खोजा और विस्तृत रूप से उस जगह को खोजा। इसके बाद ही उस जगह का नाम लोगों ने अमेरिका रख दिया, इसी अमेरिगो के वेस्पुची के नाम पर ही। उसके बाद मैगलन के बारे में दिया है। मैगलन के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला कौन था? मैगलन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसने पूरी दुनिया का चक्कर मैगलन ने कब लगाया था। ऑप्शन 2 बता दे रहा हूँ कि 3-4 ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग को कमेंट करके बताना है। 1516, 1519, 1520 या 1522 में इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखेंगे तो इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सब चीज़ दिया है डिटेल से कि कौन कहाँ गया था। जैसे कि बार्थोलोम्यू डियाज जो है केप ऑफ गुड होप की खोज करता है 1488 ईस्वी में। कोलंबस जो है ये 1492 में अमेरिका की खोज करता है और वास्को डी गामा जो है वो कालीकट पहुंचता है 1498 ईस्वी में, भारत के रास्ते की खोज करता है। अमेरिगो वेस्पुची जो है ये एक इटालियन नाविक है जो अमेरिका का नामकरण इसके नाम पर होता है। उसके बाद मैगलन जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और हर्नर कार्टेज जो है ये मैक्सिको की खोज करता है। हर्नर कोर्टेज जो है ये क्या करता है? मैक्सिको की खोज करता है। जॉन कैवेट जो है न्यू फॉलैंड की खोज करता है। आप लोग 9th क्लास में डिटेल से मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सर जॉन और सेबेस्टिन कैवेट जो थे इन्होंने न्यू फॉलैंड नामक द्वीप की खोज किए थे। उसका सन फ्रांसिस ड्रेक जो है इसने समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा किया था। तो विश्व का परिक्रमा किसने किया था? तो याद रखिएगा सर फ्रांसिस ड्रेक जो है विश्व का परिक्रमा किया था। और विश्व के चक्कर किसने लगाया था? तो याद रखिएगा कौन था? तो विश्व की चक्कर लगाने वाला जो था वो मैगलन था। आ गया जी। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि 15वीं शताब्दी के परवर्ती काल में दास का व्यापार जो है आरंभ हुआ था। अगला टॉपिक आते लो पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के देखते लो। देखिए इसी में आएगा अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सारी चीज़ आएगा, डिटेल से धरे रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति देखेंगे तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है 1750 से हुआ था। कई बार क्वेश्चन था 21 सदी से, तो 18वीं सदी से जो है आपका जो है औद्योगिक क्रांति जो है शुरू हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो कालीकट से कैलिको कपड़ा, याद रखिएगा सूती कपड़े को कालीकट में कैलिको कहा जाता था और वही इराक के मोसल शहर में इसी सूती कपड़ा को मसलिन कहा जाता था।
ढाका से मलमल यानी कि जो मखमल वाला कपड़ा रहता है, और कश्मीर से ऊनी कपड़े जैसे शाल वगैरह जो थे, ये चीज़ों का व्यापार जो है पूरी दुनिया में बहुत होता था। यहाँ पर लिखा है हार्ब्रिज की मशीन का आविष्कार किया था। जेम्स हार्ब्रिज ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नीचे साइड में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे देखिए तुरंत आप लोगों को पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक इसको आज यहाँ पर तेज चलने वाला शटल जो है ये जॉन के द्वारा बनाया गया था। जॉन के 1733 ईस्वी में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किए थे जेम्स हार्ब्रिज ने 1765 में। और एक स्पेनिंग जेनी था जो कि पानी की शक्ति से चलने वाला था, ये रिचर्ड आर्कराइट द्वारा स्थापित किया गया था 1767 ईस्वी में। और यही क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में स्पेनिंग जेनी ही दे दिया है, और एक में नाम दिया है जेम्स हार्ब्रिज और दूसरे में दिया है रिचर्ड आर्कराइट। तो याद रखिएगा, जेम्स हार्ब्रिज वो है जो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किए, और पानी की शक्ति से चलने वाला जो स्पेनिंग जेनी था वो उसका आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। सैमुअल म्यूल जो है ये सैमुअल म्यूल द्वारा जो है ये आविष्कार किया गया। ठीक है, क्रॉम्पटन जो है ना सैमुअल म्यूल के आविष्कार किया गया। याद रखिएगा, सैमुअल म्यूल जो है सैमुअल म्यूल द्वारा, मैं आंसर ही बता रहा हूँ, ये स्पेनिंग मिल जो है ये सैमुअल म्यूल द्वारा एक्चुअली में जो है, क्योंकि म्यूल से मैंने बताया था कि स्पेनिंग मिल, इनका नाम है सैमुअल म्यूल। यहाँ पर क्रॉम्पटन देना, तो दोनों याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में दिया है सैमुअल म्यूल जिसने स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। उसके बाद से घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा जो है वो कार्टराइट द्वारा आविष्कार किया गया था। कार्टराइट जो कि घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला जो करघा था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार आगे जी यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का जो है आविष्कार किया गया। कब किया गया? जेम्स वाट द्वारा। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड का पहला जो कारखाना कानून अधिनियम जो है 1802 ईस्वी में पारित किया गया, और अधिकतर समय 12 घंटे जो है निश्चित किया गया कि भाई 12 घंटे से ज़्यादा जो है कार्य नहीं करेंगे। तो पहला इंग्लैंड में पहला कारखाना अधिनियम जो है लागू किया गया कब? 1802 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे तो मजदूरों को वोट देने का अधिकार जो है वो चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता था। मजदूरों को वोट देने का जो अधिकार था उसे क्या कहा जाता था? चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता था। अब अमेरिकी क्रांति देखेंगे। अमेरिकी क्रांति यहाँ देखेंगे तो न्यू नीदरलैंड जो है इसका नाम बाद में जो है न्यूयॉर्क रख दिया गया, यानी डच द्वारा जो जगह कब्जा किया गया था न्यू नीदरलैंड, तो याद रखिए उसका नाम जो है न्यूयॉर्क रख दिएगा। यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं आप अमेरिकी क्रांति, याद रखिएगा अमेरिकी क्रांति में क्यों कैसे हुआ सारी चीज़ों को डिटेल से मैं समझा देता हूँ। अमेरिका में जो शुरू में था 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? याद रखिएगा 13 उपनिवेश था। यहाँ पर तंबाकू, कपास, चीनी का निर्यात जो है केवल ब्रिटेन में ही किया जाता था। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी सामान थे वो सिर्फ ब्रिटेन में ही जाते थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो यूरोप वासियों के कब्जे में था। ब्रिटेन, फ्रांस, डच सब यहाँ पर अमेरिका में कब्जे किए हुए थे शुरू वाले समय में। यहाँ पर देखेंगे तो 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया गया, और इसमें क्या किया गया कि जो कि जितने भी सामान थे उस पर 20 सीलिंग टैक्स जो है और बढ़ा दिया गया। ये क्यों किया गया? एक्चुअली में ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड जो है इससे टैक्स बढ़ाने से पहले, यानी स्टाम्प एक्ट आने से पहले ब्रिटेन और यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। 1756 से लेकर 63 ले सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। उस युद्ध में जो है इंग्लैंड तो भला जीत जाता है, फ्रांस की हार होती है, लेकिन इंग्लैंड जीतते जीतते जो है काफ़ी धन की जो है उसकी बर्बादी हो चुकी थी। उससे धन की जो बर्बादी हुई थी उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसने अपने उपनिवेश में टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस समय जो है पूरी तरह से उपनिवेश बन चुका था अमेरिका, तो उसने अमेरिका में जो है टैक्स बढ़ा दिया। ये लाया गया, कौन सा एक्ट लाया गया? स्टाम्प एक्ट के तहत जो है ये लाए थे। जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, नाम था उसका ग्रीनविले। मैंने उसको बहुत डिटेल में आप लोग को 9th क्लास में समझाया हुआ। तो जो ग्रीनविले जो थे उन्होंने क्या किया कि स्टाम्प एक्ट लाकर अमेरिका में क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, 20 सीलिंग टैक्स बढ़ा दिया, है ना। 20 सीलिंग स्टाम्प जो है टैक्स बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने कागज़ पर, शीशा पर, चाय पर, रोगन पर, इस सब पर जो है टैक्स जो है वो उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसमें सैमुअल एडम्स जो है वो बोले थे कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये क्या है? तो उन्होंने कहा था भाई साहब कि सामान आपका बेच आप रहे हो, ये मतलब सामान मेरा, आप यहाँ पर टैक्स उसको निर्धारित कर रहे हो। ठीक है, ज़मीन मेरा, सामान मेरा, सब चीज़ मेरा, टैक्स आप कौन है निर्धारित करने वाला? जो मेरा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं यहाँ पर, तो टैक्स किस बात का? तो उसी को बोले थे कि प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं। तो बाकी सारी चीज़ों पर उसने टैक्स हटा दिया था, लेकिन चाय पर टैक्स जो है वो नहीं हटाया था। जब बगावत हुई तो उसने टैक्स हटाया, लेकिन चाय पर उसने टैक्स नहीं हटाया। और अमेरिका के लोगों का कहना था कि हर चीज़ पर टैक्स हटा दो, टैक्स हम लोग नहीं देंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना होती है, याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे
तो 5 मार्च 1717 ईस्वी को जो ये बोस्टन बंदरगाह पर एक घटना होती है। कब? 5 मार्च 1717 ईस्वी को, याद रखिएगा। और इस घटना को जो है बोस्टन कांड कहा जाता है या बोस्टन टी पार्टी घटना कहा जाता है। तो 5 मार्च 1717 ईस्वी को हुआ क्या कि बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदी हुई पेटी आती है, जो कि जिसमें 340 पेटियाँ थी। तो सैमुअल एडम्स जो है, जिसने कहा था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, इसने क्या किया, इसके नेतृत्व में ही लोगों ने क्या किया या आंदोलनकारियों ने क्या किया, चाय की सभी पेटियों को उठाए और समुद्र में डाल दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे जी। अब ये घटना की है तो जाहिर सी बात है कि चुप तो बैठेगा नहीं इंग्लैंड, और इन लोगों को भी पता था कि भाई इंग्लैंड छोड़ेगा नहीं। तो इन्होंने फटाक से क्या किया, जितने भी 13 उपनिवेश थे सभी उपनिवेश ने मिलकर एक सम्मेलन बैठाया। सम्मेलन बैठाया गया फिलाडेल्फिया में, जिसको प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कहा गया। कब हुआ ना? तो ये हुआ 1774 ईस्वी में। 13 उपनिवेशों ने मिलकर, ये 13 जितने भी उपनिवेश थे, इन्होंने सभी मिलकर एक मीटिंग बैठाया फिलाडेल्फिया में, जिसको फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कहा जाता है, महाद्वीपीय सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में उन्होंने एकजुट होकर उन्होंने इंग्लैंड के या अंग्रेजों को भगाने का प्लान बनाया। 1775 ईस्वी में अंग्रेज ने इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और लड़ाई लड़ी, लेकिन हालांकि इस लड़ाई में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद फिर फटाक से इन्होंने 13 उपनिवेश ने जल्दी से इन्होंने क्या किया, फिर दूसरी सम्मेलन कराई। कब? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को दूसरा सम्मेलन इनका होता है। इसी सम्मेलन में उन्होंने जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा पत्र स्वीकार कर दिया गया या घोषणा पत्र पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, थॉमस जेफरसन द्वारा, इसने जेफरसन द्वारा है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पारित किया गया या जारी किया गया। ठीक है, आ गया जी। अब उसके बाद से जो है सेनापति बनाया गया वाशिंगटन को। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के स्टेट एग्जाम में पूछा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में अमेरिका का जो राष्ट्रपति कौन था। तो याद रखिएगा, जो अमेरिका का सेनापति कौन था। तो अमेरिका का सेनापति था उस समय जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि ही बाद में जाके राष्ट्रपति बनते हैं। और जो अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहा था वो उसका सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा, अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला सेनापति था कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस था। आगे जी, जहाँ देखेंगे तो लिखिएगा, जो कॉर्नवालिस था इसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर बोल दिया। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी तो स्वतंत्रता घोषित कर दी, लेकिन बाद में 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद, याद रखिएगा फरवरी 1783 में, शायद 3 फरवरी को ही 1783 में पेरिस की संधि के तहत जो है सभी इनको पूरी तरह से अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया गया। बाद में जो है 1787 में इनका संविधान बनता है और 1789 में संविधान जो है लागू कर लिया जाता है। याद देखेंगे तो संविधान जो है 1789 में लागू कर गया था, और उससे पहले पहले ही 1787 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। दुनिया की पहली लिखित संविधान थी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान थी। और अगर वर्तमान समय देखा जाएगा तो सबसे प्राचीन संविधान देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुरानी संविधान हो जाएगा भारत का। ठीक है, मतलब इस सेंस से कि भारत में लोकतंत्र गणतंत्र जो है पहले से लागू था, लेकिन पहली संविधान तो अमेरिका के ही होना चाहिए। यहाँ देखें तो लिखा है कि रेड इंडियन, जो अमेरिका का मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा गया था। महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है शुरू में नहीं दिया गया था, यानी कि देश तो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र भी हो गया, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है नहीं दिया गया था। अब ये फ्रांसीसी क्रांति देखते लो। एक्चुअली में हुआ क्या कि अमेरिकी क्रांति के समय में जब अमेरिका जो है इंग्लैंड का खिलाफ में लड़ रहा था, तब फ्रांस जो है अमेरिका की मदद कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि अभी जस्ट बताया कि मैंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी। जब अमेरिका ने इंग्लैंड को भगाना शुरू किया तो फ्रांस ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध में अमेरिका का साथ उसने दे दिया और अपनी सेना दे दी। उसकी सेना जो था अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में साथ में लड़ा। उसके बाद जो सेना का नाम था लाफाइते, और लाफाइते जब वापस अपने देश में आता है तो उसने अपने ही देश में राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाता है कि भाई अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया, हमारा देश फ्रांस कब स्वतंत्र होगा, है ना। उस समय जो था लुई 16वां था फ्रांस का जो शासक था। ठीक है, लुई 16वां का समय क्या था कि पूरी समाज जो है स्टेट में बटी हुई थी, यानी कि अलग अलग स्तर में बटी हुई थी, जिसको 3 स्टेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम स्टेट में पादरी थे, दूसरे स्टेट में कुलीन, और तीसरे स्टेट में जो है छोटे किसान वगैरह लोग थे। प्रथम स्टेट में देखेंगे तो लोग लगभग 1,30,000 यानी 1.25 लाख लोग थे, और दूसरे स्टेट में जो है वो कितने लोग थे, तो याद रखिएगा 40,000 जो है परिवार थे, और उसमें 80,000 परिवार थे, और 4 लाख जो है उसमें व्यक्ति थे, यानी टोटल 80,000 परिवार और 4 लाख व्यक्ति थे।
फ्रांस की जनसंख्या उस समय में 2.5 करोड़ थी, जो कि उसका बाकी 90% जो जनसंख्या जो है वो तीसरे स्टेट में थी, और 40% ही ज़मीन उनको खेती करने योग्य जो है दिया गया था। बाकी कुल 40% भाग जो है पादरी और कुलीन रखता था, 60% ही इनके लिए खेती के लिए रखा गया था। यानी 60% में 90% जनता थी और 40% ज़मीन पर जो है 10% जनता थी। आगे जी, यहाँ पर देखेंगे तो बुर्जुआ या मध्यम वर्ग में जो थे वो कहा जाएगा डॉक्टर, जज, वकील, छोटे अध्यापक वगैरह जो भी लोग हैं वो सब मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कहलाते थे। फ्रांस में देखेंगे तो लुई 16वां का शासक, तो मैं शुरू में ही बताया लुई 16वां का शासन था। उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट, याद रखिएगा उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट, और ये दोनों ही बड़ा ही बकूल शासक था लो। ठीक है, फिजूल खर्ची में 1 नंबर आगे था लो। आ गया जी, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक में वाल्टेयर का नाम उल्लेख है। तो फ्रांसीसी लेख में देखिए रूसो, वाल्टेयर और मोंटेस्क्यू, ये 3 नामों का जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा देता है। तो याद रखिएगा जो वाल्टेयर जो है ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक में वाल्टेयर का जो है नाम जो है क्या उल्लेखनीय है। तो याद रखिएगा ये वाल्टेयर जो थे ईसाई धर्म के ईसाई धर्म के चर्च में रहने वाले थे, और इन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ में बगावत किया। उन्होंने जो चर्च के खिलाफ ही आवाज़ उठाया, कौन? तो वाल्टेयर ने। देखेंगे तो फ्रांस में के अर्थशास्त्रियों को फ्रीयूज क्रेट कहा गया जाता है। और हस्तक्षेप के सिद्धांत जो है पूरी आस्था थी। आ गया जी, क्रांति का प्रारंभ देखेंगे तो 1789 में जो लुई 16वां था, इसने धन की आवश्यकता पड़ी। इसका भी धन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो याद रखिएगा इसने क्या किया कि अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम में इसने इंग्लैंड को वहाँ से भगाने के लिए, ब्रिटेन को हराने के लिए, इंग्लैंड को भगाने के लिए इसने क्या किया, 10 अरब लिब्रे पहले फ्रांस की मुद्रा थी, ये 10 अरब लिब्रे खर्चा कर दिया था इसने। ये फ्रांस की शासक ने, लुई 16वां ने, अमेरिका को स्वतंत्र करने के लिए। अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया है ना, लेकिन इसको हो गया बहुत भयानक नुकसान। 10 अरब लिब्रे जो है इसको कर्ज में डूब गया इसका, और पहले से 2 अरब लिब्रे ये कर्ज में था। टोटल 12 अरब लिब्रे जो है कर्ज में डूब गया। अब इसके सर के ऊपर इतना कर्ज हो गया तो इसने क्या किया कि जो लुई 16वां और मेरी अंतोनेट ने, इन्होंने क्या किया कि लोगों से टैक्स लेने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए दिमाग लगाया। सेम वही काम जो इंग्लैंड किया था, इसने भी टैक्स को बढ़ाने के लिए सोचा, और फिर वही घटना हुई। क्योंकि जो लाफाइते था, फ्रांस का जो सेनापति था, जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने गया था, उसने वहाँ देखा था कि किस वजह से लड़ाई हुआ था, और इसने भी वही घटना किया, तो यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 17 जून 1789 ईस्वी में तीसरे वर्ग के सदस्यों ने इस आधार पर जनसंख्या में 96% प्रतिनिधित्व करते थे और राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिए। आगे आइएगा तो लिखा हुआ है फ्रांस का शाही टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और फ्रांस का संविधान उन्होंने बनाना, शाही टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और फ्रांस का संविधान बनाना प्रारंभ कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि फ्रांस ने उन्होंने क्या बोला कि मीटिंग बैठाई थी फ्रांस की शासक ने कि तीनों स्टेट के लोग आए और वहाँ पर आकर टैक्स को जो बढ़ाया जा रहा है उसको मतलब बिल पास किया जाए कि टैक्स को फिर से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली था क्या कि तीनों स्टेट में सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को ही टैक्स देना रहता था, प्रथम और दूसरे स्टेट में यानी पादरी और कुलीन को टैक्स मतलब फ्री था। ठीक है, तो पूरी तरह से टैक्स तीसरे स्टेट के लोगों को देना ही पड़ता था। इसीलिए तीसरे स्टेट लोगों ने सरकार की यानी शासक की बात ही मानना छोड़ दिया और खुद की अपना एक अलग टेनिस कोर्ट में जाके वहाँ पर एक अपना ही अलग संविधान बना दिया और अपना ही एक तरह से कहा जाए तो पैरेलल सरकार चलाना शुरू कर दिया। 14 जुलाई को उन्होंने बास्टिल के कारागार को घेर लिया। बास्टिल जो किला है, बास्टिल किला, ये उनको घेर लिया और घेर को उनको तोड़ दिया और उसी दिन राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाया। इसीलिए 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है फ्रांस में। आगे जी, यहाँ पर आएंगे तो क्रांति और नेपोलियन की युद्ध देखेंगे। नेपोलियन जो है माल्टा, मिस्र, सीरिया की ओर बढ़ा। ऑस्ट्रिया को उसने 1805, प्रसा को 1806 और रूस को 1807 में परास्त किया था। तो यानी नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को 1805 में, प्रसा को 1806 में और रूस को 1807 में परास्त किया था। नेपोलियन बाद में पराजित हो जाता है 1815 में। उसी समय किया जा रहा वियना सम्मेलन, आप सभी पढ़े होंगे। वियना सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन ने नेपोलियन युग की समाप्ति कर दी और नए युग मेटरनिक युग की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और मेटरनिक ही मेजबानी कर रहा था वियना सम्मेलन का। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। यहाँ पर आएंगे तो यंग इटली और यंग यूरोप के मेजनी ने इसकी स्थापना की थी। आप सभी इसको पढ़ेंगे, आगे भी मिलेगा इसमें। यहाँ आ जाइए,
यहाँ लिखा है कि 1830 ईस्वी में यूनान और 1839 ईस्वी में बेल्जियम भी आज़ादी मिल गई। और ये आप एंड्रियानोपल की संधि पढ़े होंगे 1829 में जो हुआ था, उसके बाद से यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया और यूनान जो है पूरी तरह स्वतंत्र हो गया 1830 ईस्वी में। और 1839 ईस्वी में बेल्जियम को भी आज़ादी मिल गई थी। आगे आ जाइए। अब 1848 की जो क्रांति हो रही है उस क्रांति को देखेंगे तो नेपोलियन के भतीजे जो थे वो लुई नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को 1852 ईस्वी में सम्राट घोषित कर दिया। 1871 ईस्वी में वो फ्रांस का सरकार भी गणतंत्र सरकार बन सका। फ्रांस का गणतंत्र 1871 में क्या हुआ, फ्रांस जो है वो गणतंत्र बन सका, सॉरी गणतंत्र सरकार नहीं, गणतंत्र मतलब पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन सका। 1848 की क्रांतियों की एक बड़ी ताकत श्रमिक थे, यानी कि ज़्यादातर लोग उसमें मजदूर लोग जो है इस आंदोलन में भाग लिए हुए थे। मतदान भी वहाँ पर, जैसे कैसे अमेरिका देखे कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार शुरुआती समय में नहीं था, शुरुआती संविधान में, उसी तरह फ्रांस में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो उन लोगों को वोट का अधिकार जो है दिया गया या नहीं दिया गया, तो अपना निजी मकान हो या जिनके पास निश्चित मूल्य या उससे ऊपर मकान किराए पर ले रखे उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था। और केवल 10% जनता को ही वोट देने का अधिकार था, बाकी जनता जो है वोट दे भी नहीं सकती थी। अब आइए जर्मनी देखते हैं, फ्रांस के बाद जर्मनी देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण देखेंगे तो जर्मनी जो है 38 स्वतंत्र राज्य बचे हुए थे उसके पास, ठीक है, और ये 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था पूरी तरह से जर्मनी। परसा इसमें सबसे शक्तिशाली था। परसा की जो सामाजिक व्यवस्था में सबसे प्रभावशाली वर्ग जो थे वो जमींदार जो थे, जिन्हें जुंकर कहते थे। तो याद रखिएगा, परसा की जो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे प्रभावकारी वर्ग बड़े जमींदार होते थे, जिन्हें बड़े जमींदारों को जुंकर कहा जाता था। आगे जी, यहाँ देखेंगे तो बिस्मार्क ने एकीकरण की अपनी नीति को रक्त और लौ की नीति कहा जाता है। रक्त और लौ की नीति किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क द्वारा लाया गया था। 1866 ईस्वी में जर्मनी के 22 राज्यों को संयुक्त करके एक जर्मन संघ बनाया गया। तो जर्मन संघ बनाया गया था कब, 1866 ईस्वी में। 22 जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनको मिलाकर सम्मिलित रूप से एक जर्मन संघ की स्थापना किया गया था। अब इटली का एकीकरण देखेंगे। इटली के एकीकरण में देखेंगे तो इटली के एकीकरण में मेजनी था, गेरिबाल्डी था, आप लोग पढ़े होंगे, लोग उसको डिटेल में मैंने बताया था। और सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमानुएल भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सार्डिनिया, लिम्बार्डी, वेनेसिया, सिसिली, ये सब राज्य थे। सिसिली और नेपल्स पर तो कब्जा था। और पोप जो था ये रोम जो था पोपों का अधीन था। पोप मतलब पादरी लोग के कब्जे में था, ठीक है। आगे जी, विक्टर एमानुएल द्वितीय को जो है ये सार्डिनिया का राजा जो है, सार्डिनिया का राजा कौन था, विक्टर एमानुएल था, सार्डिनिया पिडमाउंट का। 1861 ईस्वी में इटली की राजा की उपाधि में वो इटली का मतलब राजा बना। और 1871 में ही रोम की इटली के संयुक्त राज्य की राजधानी बनाई गई। तो रोम को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, देखते हैं। हालांकि इसमें जो है एकीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया। एकीकरण का जो है आप लोग 9th क्लास के बुक में जब मैंने पढ़ाया था उसमें पढ़े होंगे, बहुत डिटेल से बताया था, NCERT और बिहार बोर्ड दोनों में ही। यहाँ जी प्रथम विश्व युद्ध के देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे तो 28 जून 1914 को सेरेजोवा में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनकी पत्नी की जो हत्या होती है। और इसकी जो जिम्मेदारी जो है, ये फर्डिनेंड की भी हत्या होती है तथा उसकी पत्नी की भी हत्या होती है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है बोस्निया सेरेजोवा की जो सेरेजोवा जो था वो बोस्निया की राजधानी थी। और सेरेजोवा को ऑस्ट्रिया बोलता है कि सेरेजोवा ही इनको मारा है, ठीक है, मतलब जो इसकी जिम्मेदारी छुपता है। तो ऑस्ट्रिया और ये सर्बिया के बीच में जो है बात बिगड़ जाती है, जिसमें देखेंगे तो सर्बिया के सपोर्ट में आ जाता है रूस और ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ जाता है जर्मनी, जिससे धीरे धीरे युद्ध जो है शुरू हो जाती है। आगे यहाँ युद्ध के पूरे डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जस्ट एक महीने पहले 28 जुलाई से देखेंगे तो 28 जून को पिडमाउंट की आर्कड्यूक की हत्या होती है, फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की जो है हत्या होती है 28 जून को। और राइट एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर ये युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है ना ये मानता था कि सर्बिया ही ने इसको मारा है। सर्बिया बोलता था कि हम मरबे नहीं किए हैं, ठीक है।
सर्बिया का सपोर्ट में आ गया रूस, और जो है और इसके सपोर्ट में आ गया, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया जर्मनी, ठीक है। फिर बाद में रूस के सपोर्ट में आ गया फ्रांस, फ्रांस के सपोर्ट में आ गया इंग्लैंड, जर्मनी के सपोर्ट में आ गया इटली, इटली के सपोर्ट में आ गया, ठीक है, इटली था, तुर्की था, ठीक है, तुर्की था, और ये सब देश जो है एक तरफ हो गए, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ये सब एक तरफ, जिसको ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत भी कहा जाता है। यहाँ जाइए, तो यहाँ पर जो है 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर दी जा रही है, जिससे के कारण जो है ये युद्ध शुरू हो गया। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर, और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। यानी 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पे हमला कर दिया, ये युद्ध की घोषणा कर दी, और 3 अगस्त को फ्रांस पे कर दिया था, ठीक है। मई 1915 ईस्वी में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती। तो इटली जो था वो ऑस्ट्रिया, देखिए इटली शुरू में इन लोग के सपोर्ट में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में था, लेकिन बाद में इटली जो है वो फ्रांस के सपोर्ट में आ गया, यानी कि रूस और फ्रांस के साथ में मिल गया और इनके खिलाफ में आ गया, ठीक है। अप्रैल 1917 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मित्र शक्तियों की ओर से, यानी कि अमेरिका एक्चुअली में एंट्री करता है। इसकी एक लुसितानिया नामक की जहाज़ थी, लुसितानिया नामक जहाज़ को जर्मनी जो है उसको समुद्र में डुबो देता है, उसमें अमेरिकी कुछ नागरिक थे, उसके कारण जो है अमेरिका जो है इस युद्ध में एंट्री मारता है 1917 ईस्वी को, और वो एंट्री मार के जर्मनी के जो दुश्मन थे, यानी कि जो फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था, इनके सपोर्ट में उतरता है, ठीक है, जिनको मित्र शक्ति कहा गया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र शक्तियों के सपोर्ट में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और 1917 ईस्वी में वहीं से हो जाए गेम बदल जाता है और जर्मनी की बुरी तरह से हार हो जाती है। तो 1917 ईस्वी में अक्टूबर क्रांति के बाद रूस से जो है युद्ध से अलग हो गया था। एक्चुअली में रूस के लगभग 6 लाख सैनिक जो है मारे जा चुके थे। रूस इसमें सबसे ज़्यादा क्षति मतलब उसको हुई थी, इसीलिए उसने जो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 1918 में समाप्त हुआ, उससे पहले ही उसने सरेंडर बोल दिया और इस युद्ध से शांति समझौता करके जर्मनी से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 ईस्वी को जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। और ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 2 मार्च 1918 ईस्वी को। आगे जी, अब यहाँ देखेंगे तो यू बोट, जिसे जर्मन में हुटर सी बोट कहते हैं, तो यानी यू बोट जो है कहाँ की थी? तो जर्मन की थी, उसको उंटर सी बोट कहा जाता था। ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ ना कि पूरी जहाज वगैरह सब जर्मनी का जो है छीन लिया गया, सब जितनी भी पनडुब्बी थी सबको कब्जा में ले लिया गया। आ गया जी। 29 सितंबर 1918 ईस्वी को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, और अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य, यानी कि जो तुर्की का उस्मानिया सल्तनत था, उसने भी सरेंडर बोल दिया, ठीक है। 2 नवंबर जर्मनी सम्राट को सिंहासन त्याग कर वो हॉलैंड चला गया। 10 नवंबर जर्मनी के नए सरकार ने युद्ध विराम की हस्ताक्षर कर दिया, और 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। यानी 11 नवंबर 1918 11 बजे प्रथम विश्व जो है ये समाप्त हो गया। अब रूसी क्रांति देखेंगे। रूसी क्रांति देखेंगे तो 1861 ईस्वी में कृषि दासता के उन्मूलन कृषि दासता उन्मूलन कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ था। आगे जी, 1898 ईस्वी में समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की गठन किया गया। लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वाम पक्ष नेता थे, और अल्पमत दल को मेनसेविक कहा जाता था। तो अल्पमत नेता को क्या कहा जाता था? मेनसेविक कहा जाता था। लेनिन का जो ओरिजिनल नाम था वो था व्लादिमीर इलिच इलियानोव, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो 1903 ईस्वी में इस गुट के दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया, और बहुमत दल जो है बोल्शेविक के नाम से प्रसिद्ध है। आ गया जी। 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई, उस जिसके फलस्वरूप जार निकोलस दूसरे को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों के अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों देने पर विवश होना पड़ा। आ गया जी। अक्टूबर क्रांति देखेंगे तो अक्टूबर क्रांति क्वेश्चन पूछता है कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 1917 को श्रमिकों और सैनिकों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूस की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई थी। आ गया जी। जार शाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त करने का पहला जो है राजवंश था, समाप्त करने वाला पहला जो राजतंत्र था जार शाही। देखिए रूस के सम्राट को पहले जार कहा जाता था। 2 विश्व युद्ध के बीच की जो दुनिया देखेंगे तो 8 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे,
उसने शांति प्रस्ताव पारित किया, 14 सूत्री जो है प्रस्ताव लेके आया। ठीक है, अब जो शांति समझौता थी वो पेरिस की जो शांति समझौता थी, पेरिस की शांति समझौता को जर्मनी पर ज़बरदस्ती जो है थोपा गया। 18 जनवरी 1919 को पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था उसमें जो अगुवाई कर रहे थे वो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज था, है ना, लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो, ये तीनों ने अगुवाई किया। और है ना, वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री जो है यहाँ पर ये 14 सूत्री तथा अन्य व्यक्तिगत शांति आधार करेंगे, ये शर्त रखा। कौन सी शर्त था? तो 14 सूत्री शर्त था। राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है उसी समय 1920 ईस्वी के आसपास में राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही है। शांति सम्मेलन में सबसे प्रमुख कार्यों में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें 3 अनुच्छेद जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 8वें अनुच्छेद में उल्लेख था कि शांति कायम रखने के लिए राष्ट्रीय के शास्त्रों के भंडार में कटौती जरूरी है। और 10वें अनुच्छेद में कहा गया था कि बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करेंगे। कोई भी आप पर आक्रमण करेगा तो जो ग्रुप के जो भी लोग हैं, सभी देश जो है उसमें मिलकर उसको आपकी रक्षा करेंगे। 16वां जो अनुच्छेद था उसमें कहा गया था कि कोई सदस्य युद्ध का सहारा लेगा तो स्वतः मान लिया जाएगा कि वो अन्य सभी सदस्यों के विरुद्ध में क्या है, युद्ध छेड़ना चाहता है। ठीक है, वर्साई की जो संधि हुई थी 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ जो है ज़बरदस्ती वर्साई की संधि किया गया था, जिसके तहत जो है 15 वर्षों के लिए जो सार कोयला क्षेत्र था उसको ले लिया गया। फ्रांस ने उसे ले लिया। जर्मन जो सेना थी वो 7 लाख जो लगभग सेना थी उसको सीमित करके 1 लाख मात्र छोड़ा गया। ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के साथ क्या संधि की गई? तो 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि पर हस्ताक्षर वो किया गया। हिजाज एक अलग राज्य बना गया, हिजाज, और लेकिन नज्द के शासक इब्न सऊद ने इसे शीघ्र जीतकर सऊदी अरब का नामक राज्य स्थापित कर दिया। यानी इससे उस्मानिया सल्तनत से एक हिजाज नामक अलग क्षेत्र बनाया गया, जिसको नज्द नामक एक शासक, नज्द का एक शासक था जिसका नाम था इब्न सऊद। इब्न सऊद जो है इनने शीघ्र इसको जीत लिया इस क्षेत्र को और सऊदी अरब नामक एक राज्य स्थापित कर दिया। तो सऊदी अरब नामक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए इब्न सऊद जो कि नज्द का शासक था। तो जो उस्मानिया सल्तनत में हिजाज को अलग कर लिया गया, हिजाज को उसको नज्द से जीत कर उसको सऊदी अरब का स्थापना कर दिया। उसके बाद देखेंगे तो तुर्की का जो 1920 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इसको वहाँ का शासक बना दिया गया और तुर्की को जो है लोकतांत्रिक देश वहाँ पर घोषित कर दिया गया। खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया, आप सभी जानते हैं पहले से भी। पेरिस की जो शांति सम्मेलन में 27 देश शामिल हुए थे, उसमें ये तीनों था लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस का भी प्रधानमंत्री सब थे, बाकी 27 देश अन्य थे। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की जो भारी नुकसान हुई थी वो सब जर्मनी पर थोप दिया गया कि भैया तू ये पैसा जो है चुकाएगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है यूनान और इटली को दे दिया गया, यानी तुर्की को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया गया। तुर्की को 1922 ईस्वी में गणराज्य घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की भी स्थापना की गई। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ तथा जापान को देखते हैं लोग। यहाँ आएंगे तो 1929 ईस्वी में देश में 50 लाख से ज़्यादा जो है वो कारें बेची गई थी उस समय में, औद्योगिक क्रांति के समय में। 1929 ईस्वी में जो घोर संकट आया था, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विश्व आर्थिक मंदी जो है वो कब आया था, तो 1929 में आया था जब पूरी दुनिया में घोर संकट पड़ा हुआ था। इसको देखेंगे यहाँ पर महामंदी भी जाना जाता है। याद रखिए क्वेश्चन यही सेम पूछा हुआ था महामंदी आप लोग एग्जाम में कि महामंदी निम्न में से किस वर्ष देखा गया था। तो 24 अक्टूबर 1930 को एक बड़ा संकट प्रारंभ हुआ जिसे महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। देश में कई हिस्सों में गोरों के कुक्लक्स क्लान जैसे आतंकवादी गिरोह जो है सक्रिय होने लगा। नई नीति जो आई, नई आर्थिक नीति 1929 की आर्थिक मंदी के बाद जो है नई नीति लाया गया। इसमें जो है फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट सुधार का जो कार्यक्रम आरंभ किया, इसे न्यू डील या नई नीति कहा जाता है। किसने किया था? फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट। इस साइड है जी।
पहली पंचवर्षीय योजना 1929 ईस्वी में और पंचवर्षीय योजना दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1934 ईस्वी में आरंभ की गई थी। यहाँ लिखा है कि सोवियत संघ यानी रूस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से बचा रहने वाला विश्व के एकमात्र देश था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व आर्थिक मंदी में कौन सा देश जो है बचा रहा, तो सोवियत संघ था। किसानों की अलग अलग खेतों को जोतों को मिलाकर सामूहिक फार्म बनाकर जो किसान जो होता है अलग अलग खेत को एक जगह सामूहिक रूप से मिलाकर एक फार्म हाउस बना देता है, जिसे कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज। अब आएंगे जापान देखेंगे। जापान 1931 में चीन पर एक विनाशकारी आक्रमण किया। 1931 पर जापान जो है मंचूरियन पर भी कब्जा किया था। 1924 में सभी पुरुषों को मताधिकार देने की जो जापान में छूट थी, मताधिकार दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं सभी पुरुष। अब यूरोपीय परिदृश्य देखेंगे 1919 से 1923 तक जो है क्या क्या हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको जरूर देखा जाएगा। जैसे 1919 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन श्रमिक दल का गठन किया गया, जिसे संक्षेप में नाजी दल कहा जाता था। नाजी दल का जो गठन है वो क्या कब हो, 1919 ईस्वी में। आ गया जी। नवंबर 1923 ईस्वी में एक ब्रिटिश पौंड की कीमत 5 अरब मार्क हो गई थी। 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी के स्थापित हो गई, जिसका नेता बेनितो मुसोलिनी था। तो याद रखिएगा, जो नवंबर 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी स्थापित की गई, जिसका नेता कौन था, बेनितो मुसोलिनी था। उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम सरकार बनी। तो याद रखिए 1924 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम जो है सरकार बनती है। आ गया जी। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको मार्क नहीं किया गया। हालांकि लास्ट में जो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको इसमें। यहाँ जो बॉक्स में दिया गया इसको देख लेते हैं। 1920 के दशक में फ्रांस ने कई सुरक्षा दुर्ग बनवाए, जिसे जर्मनी से युद्ध होने पर वो फ्रांस में तेजी से आगे न बढ़ पाए। इस रक्षा प्रणाली को मैगिनो रेखा के नाम से जाना जाता है, मैगिनो रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा है इटली के फांसीवाद की तरह जर्मनी का नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता को तिरस्कृत दृष्टि से देखता था, युद्ध की महिमा का गुणगान करता था। तीस जनवरी 1933 को हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1933 को हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का क्या किया, चांसलर नियुक्त किया। कब किया था, 30 जनवरी 1933 को हिंडरबर्ग जो है ये हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 1934 में हिटलर क्या किया कि हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया और चांसलर का पद को ही राष्ट्रपति पद बना दिया। अक्टूबर 1933 में जर्मनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय 44 सदस्य थे। आरंभ में परिषद के 9 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 देश स्थायी और बाकी 4 अस्थायी सदस्य थे। जो लोकार्नो की जो संधि हुई थी 1925 ईस्वी में, इसमें 7 यूरोपीय देश को शामिल किया गया था, सिर्फ सोवियत संघ को ही बाहर रखा गया था। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहाँ मंचूकू नाम की एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। तो मंचूरिया में मंचूकू नामक एक अपनी सरकार स्थापित कर दी थी। अक्टूबर 1936 ईस्वी में इटली और जर्मनी में राजनीतिक सहयोग के समझौता किया और रोमन बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध किया गया, जिसे रोमन बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आ गया जी। यहाँ देखेंगे तो स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहरलाल नेहरू ने स्पेन गए हुए थे।
मुसोलिनी का उदय देखेंगे तो मुसोलिनी देखेंगे तो ये मुसोलिनी ने मिलान नगर में फांसी दल की स्थापना की थी 23 मार्च 1919 में। मुसोलिनी ने पार्टी को रोम चलो का नारा दिया। मुसोलिनी ने पार्टी को क्या किया? रोम चलो का नारा दिया था। विरोधियों के दमन के लिए ओरा नामक गुप्तचर संस्था का गठन किया। तो ओरा नामक गुप्तचर संस्था का गठन जो है मुसोलिनी किया था विरोधियों के दमन के लिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वार देखेंगे लोग। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी ने इसके विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। 3 सप्ताह में पोलैंड को परास्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसके दौरान इतिहास में वाक युद्ध कहा जाता है। याद है कि दूसरे विश्व युद्ध को इस दौरान को वाक युद्ध कहा गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर हमला करना तत्कालीन कारण बना दूसरे विश्व युद्ध का। डेनमार्क और नॉर्वे की विजय जो है 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हवाई युद्ध को इतिहास के ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में जो हवाई युद्ध हुआ था उसको ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि किया। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय संधि। कब? 27 सितंबर 1940 को। आ गया जी। हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। ऑपरेशन बारबोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई। लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत ही उपहासपूर्ण थी। वो उसी एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। यानी लाल सेना कहाँ की? तो याद रखिए लाल सेना जो है ये सोवियत संघ की सेना थी। ऑपरेशन बारबोसा जो है विफल हो चुका था। अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ 1941 ईस्वी में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई। 1941 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी किया। इस घोषणा को अटलांटिक चार्टर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अटलांटिक चार्टर की घोषणा कौन से? अटलांटिक चार्टर। ये चर्चिल और रूजवेल्ट की घोषणा की जो है मुलाकात की घोषणा। उसी बीच में जो जापान जो है जापान ये अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर, हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर उसने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण 8 दिसंबर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। कब की? 8 दिसंबर को। संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय का शस्त्रागार कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहा गया? विजय का शस्त्रागार कहा गया है। यूरोप के मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। कुर्श की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद उन्होंने सिसिली पर आक्रमण किया। 25 जुलाई 1943 को 3 मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया। जर्मनी का आत्मसमर्पण जो है 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी 23 अप्रैल 1945 को इटली ने इन इलाकों को विद्रोह हुआ तो जहां फांसीवादी का नियंत्रण था। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। जर्मनी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। 17 जनवरी 1945 को वारसा को, 13 फरवरी को बुडापेस्ट को, 13 अप्रैल को वियना को मुक्त करा लिया गया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आत्महत्या कर ली। कब किया? 30 अप्रैल 1945 को। उसी दिन सोवियत सेना ने राइख्सटैग भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। जापान का जो आत्मसमर्पण है क्यों हुआ? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है बम गिराया गया। दोनों जो डेट को याद रखने की याद रखिएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त को याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त जो है ये देखेंगे तो अंग्रेजी के वर्ड देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी। तो एच पहले आता है तो 6 अगस्त को और नागासाकी बाद में आता है तो 9 अगस्त को। आ गया जी। यहाँ देखेंगे तो सब लिखा है। अम्ब्रेला क्रांति जो है ये अम्ब्रेला क्रांति 2014 में हुआ था हांगकांग में। यूरो मैदान 2013 यूक्रेन में। और
बेला चमेली ये 2011 में चीन में, कमल क्रांति 2011 मिस्र में, अरब स्प्रिंग जैस्मीन क्रांति 2010 में ट्यूनीशिया देश में, रेड शर्ट क्रांति ये 2010 में बैंकॉक में, हरित क्रांति 2009 में ईरान में, अंगूर क्रांति मालवोदा में 2009 में, केसरिया क्रांति म्यांमार में 2007 में, जींस क्रांति बेलारूस में, ब्लू क्रांति कुवैत में, और सेंडर क्रांति जो है ये लेबनान में, पर्पल क्रांति इराक में 2005 में, ऑरेंज क्रांति जो है 2004 यूक्रेन में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑरेंज क्रांति से निम्न में से कौन सा देश संबंधित है, तो यूक्रेन 2004। उसको देखेंगे रोज क्रांति 2003 जॉर्जिया, बुलडोजर क्रांति ये बुलडोजर क्रांति याद रखिएगा क्योंकि बुलडोजर बाबा अपना बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश के, तो याद रखिएगा बुलडोजर क्रांति 2000 ईस्वी यूगोस्लाविया का। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी बुलडोजर क्रांति से संबंधित है, नीचे दे देगा योगी बाबा, तो योगी बाबा नहीं मारिएगा आप लोग, यूगोस्लाविया मारिएगा, ठीक है। तो देखिए नाम भी योगी है तो यूगोस्लाविया नाम मैच कर रहा है ना। वेलवेट क्रांति तो चेकोस्लोवाकिया, और येलो क्रांति जो है ये फिलीपींस से संबंधित है। हो गया आप लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी विश्व इतिहास जो है आप लोगों का विश्व इतिहास जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है ये आप लोगों का आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास दोनों ही पढ़ा दिया। अब एमसीक्यू जो चल रहा है घटना चक्र का उसको कंटिन्यू देखते रहिएगा, उसको जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों का जो जियोग्राफी है ना, आप यहाँ तक आ चुके होंगे तो आप लोग जो है ये एक बार लिख दीजिएगा ये भारत का भूगोल कमेंट में, ताकि पता चल सके कि आप वीडियो पूरी देख चुके हैं। तो भारत का भूगोल जो है ये ज्योग्राफी भारत का भूगोल, ये इसका जो महज कर्ण बंडवाल है, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा है ना, क्योंकि ये लगभग 5-6 घंटे का होगा। तो याद रखिएगा एडिटिंग करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मैक्सिमम 2.5 घंटे का तो मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद जो है ना वो स्टोरेज नहीं रहता, उसके बाद 2.5 घंटे के बाद जो है एक दूसरी पार्ट में फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है और दोनों को ऐसे ऐड करना पड़ता है। तो वो ऐड कर अगर दूंगा ना तो वो कल परसों तक हो पाएगा, ठीक है। तो काफ़ी समय लगेगा, तो आप लोग उसको पार्ट बाई पार्ट डाल दूंगा, उससे घबराना नहीं है ना। 2.5 घंटे का अगर होगा तो एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा ज्योग्राफी, क्योंकि एक पार्ट में वो संभव नहीं है, ज़्यादा कॉन्टेंट है। तो 2.5 घंटे का मैं 2 पार्ट में कर दूंगा उसको। मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 घंटे के अंदर में ही महज कुंवर बर्णमाल को पूरी डिटेल में समझा दूँ। और याद रखिए कि वो महज कुंवर बर्णमाल जो है 8 नंबर और जिनका 48 यानी कि 40 और 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम क्वेश्चन उससे लड़ेंगे और पूरी डिटेल में वो क्वेश्चन, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा आप लोग डीपली थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। पहले भी कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसको एक बार उसको देखा जाएगा, चाहे 5 घंटे लग जाए, ठीक है, या 6 घंटे लगे। कोशिश करूंगा कि कम में समझो, क्योंकि देखिए वो 16 घंटे की क्लास है, मैं उसको एक घंटे में एक चैप्टर को पढ़ाया हूं, और 16 या 17 उसमें वीडियो आप लोग देखे होंगे। एक प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा होगा महेश कुमार भारत का भूगोल, और वहाँ पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। उस 16 घंटे को 6 घंटे में कन्वर्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, और उसको भी समझाते हुए, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ है ना, तो उसको थोड़ा सा डीपली बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है ना आप लोग को उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर हमसे बोलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट में लिख दीजिएगा भारत का भूगोल, क्योंकि मैं उसको पार्ट बाई पार्ट लेके आऊँगा ना, तो आज भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल मॉर्निंग में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज और कल में उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। एडिटिंग करने के चक्कर में रहूँगा तो 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो एडिटिंग छोड़िए, अभी समय नहीं है, ये तो ओनली रिवीजन चल रहा है। जिनका 4 वाले हैं या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो लोग तो काफ़ी समय आपके पास, जैसे एग्जाम खत्म होता है तो फिर पहले चैप्टर से पढ़ाना शुरू करूँगा। और इस बार जो चैप्टर पढ़ाई होगा उसका मैं डेमो वीडियो में अपलोड करूँगा, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, बाकी सारी चीज़ों का मैं अपलोड करूँगा। आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि बेहतर लगेगा। तो यहीं पर वीडियो की एंड करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।